हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रज्ञा। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के वंश। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंदकाल। नंदकाल में बहुत सारे प्रतापी राजा हुए, समृद्ध थे और कलिंग को उड़ीसा बोलते थे, मैसूर तक राज्य का विस्तार कर लेने वाले नंदों का मध्य प्रदेश पर भी पूर्ण अधिकार रहा। और इसका सबसे प्रथम शासक जो महापद्म नंद था वो बहुत ही साहसी था। इसी ने पूरा ये राज्य का विस्तार किया था। और अंतिम शासक घनानंद था, अंतिम शासक। तो इस तरह से ज़्यादा इसके शासकों के बारे में तथ्य पता नहीं चलते हैं। आइए एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इनका शासन था। मध्य प्रदेश में देखिए, ये विदिशा, उज्जैन, ये यहाँ से फैला हुआ था। मथुरा, कौशाम्बी, और ये देखिए ये इस तरह से सभी जगह इनका राज्य फैला हुआ था। तो नंद वंश का आप ये मैप देख लीजिएगा। ये सरस्वती, वैशाली, पाटलिपुत्र, यहाँ तक सब जगह फैला हुआ था। तो इसमें सबसे ज़रूरी यही हमको याद रखना है कि महापद्म नंद वंश का प्रथम शासक था, जो बहुत ही प्रतापी था, समृद्धशाली था, और इसने पूरा विस्तार किया था नंद वंश का। और ये सबसे ज़रूरी सिकंदर का समकालीन था। और नेक्स्ट आप देखते हैं हम सेकंड, मौर्य काल। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चाणक्य की हेल्प लेते थे, सभी को पता है। और अंतिम शासक जो नंद वंश का घनानंद था, उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और मध्य प्रदेश भी घनानंद और नंद वंश के साम्राज्य के अंतर्गत था। तो मध्य प्रदेश पे भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ये चंद्रगुप्त राज्य में सौराष्ट्र मतलब गुजरात के बीच में ये मालवा, अवंती, उज्जैनी, ये सब शामिल था। मध्य प्रदेश का भूभाग इस पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन आ गया था। और बहुत सारे, जैसे दतिया जिले के गुर्जरा, जबलपुर जिले के रूपनाथ शिलालेख, जो एक ये धार्मिक स्थान है, ये अशोक के बारे में इनसे पता चलता है। सांची का स्तूप है, ये भी अशोक ने बनवाया था। तो इस तरह से मौर्य काल था। अशोक जब 18 वर्ष का था तब बिंदुसार ने उसे उज्जैन का राज प्रतिनिधि नियुक्त किया था। और महावंश के प्रमाण के अनुसार विदिशा, जिसको बेसनगर बोलते थे, इसने एक व्यापारी की पुत्री देवी से शादी कर ली थी। और इनके कुछ तथ्य, सांची में जब यहाँ पर उत्खनन किया गया था तब कुछ इनके ज्वेलरी वगैरह गहने मिले थे। उससे पता चलता है कि ये देवी के होंगे, जो भिक्षुणी बन गई थी बाद में। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार था। ये देखिए, मध्य प्रदेश में विदिशा, सांची, उज्जैन, ये सब बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य था। तो नंदवंश तो छोटा सा था, अभी मैप में हमने देखा था मौर्य साम्राज्य को। और जब ये घनानंद को जब आत्मसमर्पण करना पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला था कि ये दो इसकी पत्नियां और पुत्री को लेकर जितना धन बन सकता था इसके लेकर और ये छोड़ दें। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका नंदवंश और मौर्य काल। हमारा नेक्स्ट है शुंग वंश। शुंग वंश वो वंश है जिसने मौर्यों के बाद शासन किया। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसका अशोक की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो मौर्य वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह दृत
उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण के लिए उसको बुलाया और सेना के सम्मुख ही उसको मार दिया और सिंहासन पर अधिकार करके शुंग वंश राज्य की स्थापना की। इस तरह से शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। और जैसे कि बाण कवि ने हर्ष चरित्र में लिखा है कि सेनापति शुंग पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहद्रथ मौर्य को सेना का निरीक्षण करते हुए उसकी हत्या कर दी। इस तरह से फिर शुंग वंश का ये शासन आ गया और मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मौर्य वंश के पतन के बाद शुंगों का अधिकार रहा। ये मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास की रचना थी, इनके अनुसार अग्निमित्र अपने पिता पुष्यमित्र का पुत्र था। अग्निमित्र प्रतिनिधि के तौर पर विदिशा पर शासन करता था और शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर भी पुष्यमित्र और अग्निमित्र विदिशा के शासक कहे जाते थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और शुंगों का प्रभाव निमाड़ नर्मदा के दक्षिण क्षेत्रों तक बढ़ गया था और 3 दशक से भी अधिक समय तक शासन करने के बाद पुष्यमित्र की मृत्यु हो गई और अग्निमित्र गद्दी पर बैठा और 8 वर्ष तक इसने राज्य किया। बाद में सुज्येष्ठ गद्दी पर बैठा और सुमित्र गद्दी पर बैठा। इसने पुष्यमित्र के समय में यूनानियों को हराया और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को इसने बचाया था। बाद में क्या हुआ कि शासन कार्यों से हटकर नित्य संगीत की तरफ इसका ध्यान चला गया और शुंग साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा या पतन की ओर जाने लगा और बाद में मूलदेव ने उसकी हत्या कर दी। सुमित्रा के 10 वर्षों के शासन के बाद वज्रमित्र 123 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसके 9 वर्षों के शासन के बाद भगवत गद्दी पर बैठा और शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? देवभूति की हत्या एक दासी की पुत्री द्वारा कर दी गई। शुंग शासक भगवत के शासनकाल में ग्रीक राजा अंट अल्कीदास का राजदूत आया और हेलियोडोरस विदिशा आया था, जिसने बेसनगर, विदिशा को बेसनगर बोलते थे पहले, प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। इसे अभी खामबाबा बोलते हैं। और बिंद क्षेत्र के प्रमुख नगर, बिंद का क्षेत्र प्रमुख नगर है सतना के रेलवे स्टेशन से लगभग 14.5 किलोमीटर दक्षिण में भरहुत का बौद्ध स्तूप शुंग काल में ही बनवाया गया था। शुंग काल में क्या हुआ? कला की एक कला है ये, कला की एक नवीन शैली का निर्माण भी हुआ। तो आइए मैप में देखते हैं हम कहाँ कहाँ पर था। ये उज्जैन, सांची, ये यहाँ से देखिए इतना फैला हुआ था ये पाटलिपुत्र तक। तो इस तरह से आपका शुंग वंश ये कंप्लीट होता है।